कि तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाएं कि तुक्का नहीं लगाएं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स में क्या टू फ्लूक और नॉट टू फ्लूक। तो देखो तुम्हारा क्लैट पीजी का एग्जाम आ रहा है एंड अभी बहुत सारे लोग वैसे कि मैम अगर आंसर में श्योरिटी नहीं है, सारे बच्चों को लगता है कि इतने सारे मार्क्स मैंने नेगेटिव मार्किंग में खो दिए, तो करना क्या चाहिए। अब ये क्वेश्चन कौन से होते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली रिस्क ले सकते हो, आपको नहीं आते हुए भी आप आंसर लगा सकते हो। दो में कंफ्यूज हो ना तो देयर इज अ 50-50% चांस कि ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अगर तुमने 5 तुक्के भी लगाए और उसमें से एक भी अगर सही हो गया तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, और बहुत सारे बच्चे ना फिर ये पूछते हैं मैम कि जो टॉपर्स हैं क्या वो तुक्का लगाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूं अर्पिता और आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब हम तुम्हें देने वाले हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाएं कि तुक्का नहीं लगाएं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स में क्या टू फ्लूक और नॉट टू फ्लूक इन एग्जाम्स जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो तुम्हारा क्लैट पीजी का एग्जाम आ रहा है एंड अभी बहुत सारे लोग वैसे कि मैम अगर आंसर में श्योरिटी नहीं है, अगर नहीं पता है कि आंसर लगाना है, ये वाला आंसर होगा क्या, तो उसे अटेम्प्ट करे या ना करे। क्योंकि देखो अगर अटेम्प्ट किया सही हुआ तो पूरा 1 नंबर, अगर गलत हुआ तो -2.25। हाँ, और फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतने सारे मार्क्स मैंने नेगेटिव मार्किंग में खो दिए, तो करना क्या चाहिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता, तुम्हें सारे ऑप्शंस देख के कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन ही पहली बार पढ़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसे प्लीज छोड़ दो, उसे छोड़ दो, ठीक है, उसे पूरी तरीके से छोड़ दो। ये वाले क्वेश्चन पता है उस तरह के होंगे जो बेंचेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना मानसी, कि इस केस में क्या बेंच थी, तुम्हें आता है तो आता है, तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें नहीं आता, ठीक है, वहां पर उसको प्लीज छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके अलावा ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चंस, ठीक है, तो दीज आर नो तुक्का कैटेगरी क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है जिसमें यू कैन टेक अ रिस्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन से होते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली रिस्क ले सकते हो, आपको नहीं आते हुए भी आप आंसर लगा सकते हो। ये वाले होते हैं जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, 2 तो आपने छोड़ दिए, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 में कंफ्यूज हो, और अगर 2 में कंफ्यूज हो ना तो देयर इज अ 50-50% चांस कि ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो 50% चांस अगर है तो गो फॉर इट। हाँ, तो यहाँ आप रिस्क ले सकते हो और यहाँ आप जरूर मार्क करके आना, ठीक है। तो दोनों में से देखो, दोनों में से जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा हो वो आप मार्क कर देना, ठीक है। और ये चीज याद रखो कि देखो अगर वो गलत हुआ तो उसकी जगह पे तुम्हारा सिर्फ 0.25 कटेगा, बट अगर वो सही हुआ तो तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। तो अगर तुमने 5 तुक्के भी लगाए और उसमें से एक भी अगर सही हो गया तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। एग्जैक्टली। तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग। तो सिर्फ वैसे वाले क्वेश्चन जहाँ पे 2 में कंफ्यूजन है वहां तुम गेस लगा सकते हो, जो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लगा दो, ठीक। बट मैम यहाँ पे ना कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे 2 में कंफ्यूजन था, जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा था वो मैंने लगाया, और जो मैंने छोड़ दिया वही वाला जो था वो आंसर था। और ये चीज ना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है कि मैम जब पहली बार पढ़ा था ना तब लग रहा था कि यही होगा, लेकिन फिर जब थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया तो मुझे लगा कि बी होगा, और इसलिए मैंने बी लगा दिया एंड वो गलत हो गया। और मैंने पहले ये लगाया था, फिर मैंने उसे चेंज करके बी कर दिया। तो अगर मुझे पता है ऐसे लगता है कि जो आपका फर्स्ट कॉल होता है ना वही करेक्ट कॉल होता है। मतलब ये ऑब्वियसली ये 100% डेटा आपके ऊपर नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है। क्वेश्चन देख के जिस ऑप्शन पे तुम्हारी निगाह रुकी ना, जहां पे तुम अटके कि ये आंसर है, दैट इज द राइट आंसर, उसके बाद तुम ओवरथिंक करके आंसर बिगाड़ दोगे। जो तुम्हें एब्सोल्युटली आता है उसमें तो तुम ठीक है प्रॉपर्ली पढ़ के करो, बट जो तुक्के वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ 2 में कंफ्यूजन है, उसमें जो तुम्हें फर्स्ट कॉल लगता है ना उसको ही मार्क करना। हाँ, फिर ओवरथिंक मत करना। एंड एक और चीज मत करना, लास्ट में जाके तुम ना अपने OMR सारे चेंज मत करके आ जाना कि यार इसका B का C कर देता हूँ, C का D कर देता हूँ, ये मत करना। तो जो पेपर में मार्क किया है उसको ही OMR शीट में भी मार्क करना, और OMR शीट बहुत केयरफुली फिल करना, क्योंकि एक भी आंसर अगर तुमने OMR शीट की वजह से नेगेटिव स्कोर करा तो वो तो बहुत तुमको उसका बहुत रिग्रेट रहेगा। तो प्लीज वो मत करना, OMR शीट को बहुत ज्यादा प्रॉपरली फिल करना, ठीक है। एक और तरीका है जिससे
से तुम ऑप्शंस वो कर सकते हो वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है? देखो, कई चीज क्वेश्चन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ना, तो कई चीज़ों के बारे में तुम्हें उस क्वेश्चन में क्लैरिटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर सेक्शन नंबर के ऊपर सवाल आया है ना, अगर सवाल ये आया है कि व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, अब इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन में है, एक ऑप्शन है जो तुम्हें बता रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तुमने अगर इसका इंडेक्स ठीक से पढ़ा है, तुम्हें अगर स्कीम ऑफ द एक्ट पता है, तो तुम्हें ये पता है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इतने जल्दी नहीं आता एग्जाम में। हाँ, और नहीं, हाँ, मतलब एक्ट में कि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एंड की तरफ आता है ना, तो वो नहीं हो सकता आंसर, वो एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है गारंटी एंड बेलमेंट। तुम्हें ये भी पता है कि ये तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट तो हमने अलग से पढ़े हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही पढ़े हैं, हाँ, बाद में आते हैं, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब तुम्हारे पास बचे दो ऑप्शंस, है ना, एक वो कंसिडरेशन वाला एंड एक वॉइड अग्रीमेंट्स का कुछ वॉइड अग्रीमेंट। हाँ, अब तुम्हें ये भी पता है कि वॉइड अग्रीमेंट या तो मतलब वॉइड अग्रीमेंट के बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शंस लगातार आते हैं, है ना, तो या तो वहाँ हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये याद है कि वॉइड अग्रीमेंट में तुम्हें अगर इतना भी याद है कि बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारी लगातार सेक्शंस हैं, लेकिन तुम सेक्शन 12 या 13 के ऊपर श्योर हो, तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि ये उस सीरीज का पार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी तुम सही आंसर पे पहुंच सकते हो। हाँ, तो मतलब बेस्ट ट्रिक तो यही होती है कि या तो तुम एलिमिनेट कर लो, जब एलिमिनेट करके अगर आप एक कंक्लूसिव ऑप्शन पे आ गए हो तो फिर तो वो 100% सही होगा, उसको मार्क कर देना, ठीक है। बट अगर एलिमिनेट करने के बाद भी दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, तो उस सिचुएशन में जो तुम्हें सबसे पहला सही लगता है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, फिर उसमें ओवरथिंक मत करना, जो तुम्हें पहला सही लग रहा है उसको तुम मार्क कर देना। और ये वाला ट्रिक मत यूज करना, ठीक है, एग्जाम में कि यार बी ऑप्शन ज्यादातर सही होता है, तो सब में भी लगा दें। देखो ऐसा नहीं, जो नहीं आता उन सब में भी लगा कर आ गई, ये मत करना, ये नहीं वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हर ऑप्शन का इक्वल वेटेज होता है, ये भी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि 120 में से 40 ए होंगे 40 बी होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो नहीं होता है, ठीक है। ये वाला जो हर ऑप्शन में बी लगा के आ गया, ये तुम उस पेपर में कर सकते हो जहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है उसमें हर में बी या हर में सी लगा के बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। ये वाली अप्रोच तो नहीं। 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट मत करना, हाँ, ठीक है, तुक्के लगाने के चक्कर देखो मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से आपको सब बन रहा है पेपर में, तो आप 110 112 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। बट उससे ज्यादा वो तो मुझे लगता है कि वो तो उतना एक रिस्क फैक्टर है। 120 to 120 क्वेश्चन सबको नहीं आ सकते पूरे के पूरे, आई डोंट थिंक कि किसी को आ सकते हैं, है ना, तो वो 8 क्वेश्चंस का आप छोड़ सकते हो। हाँ, मतलब दिस इज कंसिडरिंग एग्जाम बहुत इजी था। हाँ, और बहुत सारे बच्चे ना फिर ये पूछते हैं मैम कि जो टॉपर्स हैं क्या वो तुक्का लगाते हैं? सोचो, Obviously लगाते हैं यार, क्यों नहीं लगाएंगे। कोई मतलब हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जहां सबको कंफ्यूजन होता ही है ना, तो वो भी तुक्के लगाते हैं। तो ये मत सोचो कि टॉपर्स हैं तो टॉपर्स तुक्के नहीं लगाएंगे, वो भी लगाते हैं। अगर हम भी बैठ के आज कोई, लेकिन वो ना कैलकुलेटेड रिस्क लेके लगाते हैं, मतलब वो ना एक कैलकुलेटेड उसमें ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन नहीं पता है कौन से है, क्वेश्चन नहीं देखा है कभी, उसको भी लगा दिया और उसको में मार्क्स मिल गए। ऐसे जादुई मार्क्स किसी को नहीं आते, ठीक है, मैजिकली नंबर नहीं दिए जाते ऐसे। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना रिस्क। अगर पेपर तुम्हारा ऐसा जा रहा है ना जहाँ पे तुम 60 क्वेश्चंस कर पाए हो अच्छे से, एंड बाकी सब कुछ ऐसा है जो कुछ आता है कुछ नहीं आता है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो भी ना थोड़ा सा और स्ट्रेच करना, सिर्फ 60 क्वेश्चन लगा के मत आना, थोड़ा सा और स्ट्रेच करना एंड थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखना। तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही अगर कम रखोगे ना नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, तो तुम्हारा आएंगे ही कैसे, स्कोप ही कैसे है। अगर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो 70 मार्क्स तो नहीं आ सकते ना। हाँ। अगर 70 मार्क्स चाहिए तो कम से कम 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब जाके 70 लेकर आ मार्क्स पाओगे आएंगे ना। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है मैम कि मॉक में आ रहे हैं 52 मार्क्स, अब उनसे पूछो अटेम्प्ट कितने कर रहे हो तो बोलेंगे 65। अब जब 65 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करोगे, उसमें से तुम्हारे 8 एक क्वेश्चन नेगेटिव में चले गए, तो तुम्हारे 52 55 ही आएंगे ना, कैसे आ सकते हो, कैसे आएंगे। एग्जैक्टली। तो अपना अटेम्प्ट भी थोड़ा डिसेंट अटेम्प्ट रखना, 90 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करना
करना। और अगर आप टॉपर हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो अटेम्प्ट करो 110 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स में, जब नेगेटिव मार्किंग में नंबर्स लूज होते हैं ना, हाँ। जब आपको दिखता है कि करेक्ट आंसर्स थे 89 और हमारा स्कोर आ रहा है 78, तो इतना ज़्यादा दुख होता है कि 10 मार्क्स हमने लूज कर दिए उसमें, मतलब दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो उस तरीके से मार्क्स को बहुत लूज मत करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, है ना। ठीक है, तो अगर और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। यस, एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय।